औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अकमल अजीज आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर सर्दियों में नमूदार होती है जिस्म में। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अकमल अजीज मिर्जा हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आज मैं जिस बीमारी का जिक्र कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले बच्चे और बूढ़े ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा असरअंदाज होती है। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है निमोनिया, यानी कि हमारे फेफड़ों में निमोनिया कैसे नमूदार हो जाता है, इसके लम्हात क्या है, ये कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि निमोनिया इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स इज कॉल्ड निमोनिया। फेफड़ों की सोजिश को निमोनिया कहते हैं। जब किसी इन्फेक्शन के बायस फेफड़ों में किसी जरासीम के बायस फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से फेफड़े में सोजिश हो जाती है, उसको हम निमोनिया कहते हैं। फेफड़ों की सोजिश की वजह से निमोनिया से मुतासर ऐसा सख्त हो जाता है और फ्लू से बढ़ जाता है। फेफड़ों में जब इन्फेक्शन होती है तो वहां पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम इन्फेक्शन भी कहते हैं। और इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, यानी पानी के फैल जाने के अमल को कंसोलिडेशन कहते हैं। ये इसकी तारीफ है कि ये निमोनिया होता क्या है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ निमोनिया, यानी कि निमोनिया की इकसाम कितनी है। निमोनिया की 4 इकसाम है। सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, दूसरे नंबर पर हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, तीसरे नंबर पर एस्पिरेशनल निमोनिया है और चौथे नंबर पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड निमोनिया है। ये 4 किस्म की इकसाम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, जो हमें हमारी कम्युनिटी से इन्फेक्शन होती है, एक दूसरे से लग जाती है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगी उसे हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, यानी जिस तरह सबको हो रही है उसी तरह और भी इसमें जो है लोग मुतासर हो रहे हैं और उससे एक दूसरे को लग रही है, इसको हम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। सबसे पहले इसमें जो जरासीम की इन्वॉल्व होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस जो जरासीम है वो इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से निमोनिया होता है। नंबर 2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और वायरस होते हैं जो कि इसमें असरअंदाज होते हैं। मतलब कि सबसे पहले है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये 2 किस्म के जरासीम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी कि जो हमें हॉस्पिटल से जब हॉस्पिटल में काम करने वाला अमला होता है या और पेशेंट के अटेंडेंट्स जो होते हैं उनको जो बीमारी लगती है, ये हॉस्पिटल की वजह से जो बीमारी लगती है, निमोनिया की लगती है, उसमें कौन से जरासीम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, दूसरे नंबर पर सिडोमोनास, तीसरे नंबर पर इकोलाई। ये 3 किस्म के जरासीम हैं जो कि हॉस्पिटल से लगते हैं। एक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई और दूसरा सिडोमोनास और तीसरा इकोलाई। ये 3 जरासीम होते हैं जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में लगते हैं। इसके बाद नंबर 3 है एस्पिरेशन निमोनिया, यानी कि जो हमें खाने पीने के दौरान या अमूमन सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़ों के अंदर अगर पानी चला जाए तो उसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ये ज्यादातर नौजायदा बच्चों में होता है, जो कि ताजे पैदा होते हैं, नौजायदा होते हैं, न्यूनेटल होते हैं, उनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है, जिसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। ये ओरोफेरेंजियल सेक्रेशन, यानी कि मुंह में जो सेक्रेशन जमा हो जाती है वो बेसिकली फेफड़ों में चली जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का सबब बनती है, निमोनिया काज करती है। उसके बाद पॉइजन, जहर या केमिकल कैंसर, और कोई भी केमिकल अगर चला गया फेफड़ों के अंदर तो वो भी इसकी निमोनिया को काज करेगा। इसके बाद चौथे नंबर पर है इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड निमोनिया, यानी कि जिस शख्स में इम्यूनिटी की कमी है, इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हुआ हुआ, काम नहीं कर रहा, कमजोर हो चुका है, उसमें जो निमोनिया पैदा होगा उसको इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड निमोनिया कहेंगे। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई ये 2 इन्वॉल्व होंगे। बैक्टीरिया और फंजाई, ये 4 किस्म के हमारे पास निमोनिया है। उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी अलामात इसकी बॉडी पर क्या मुरतब होंगी। सबसे पहले टेंपरेचर, बुखार होगा, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। उसके बाद प्रोडक्टिव कफ, यानी कि बलगम वाली खांसी। उसके बाद चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द। उसके बाद डिस्निया,
सांस की तंगी, उसके बाद टैकीकार्डिया, दिल की रफ्तार जिस तरह तेज हो जाएगी, टायर्डनेस, थकावट होगी, कोल्ड सेंसेशन, सर्दी लगेगी, नाजिया, वॉमिटिंग और मतली और उल्टी या कह आएगी। ये इसकी अलामात है। आगे आ रहे हैं डायग्नोसिस, तशखीस के लिए क्या होगा। इसमें हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस, फिजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी और उसके बाद हमारे पास लैब इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम में क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ज़ाहिरी मुआयना। ज़ाहिरी मुआयना किस तरह करेंगे एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल। अस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप से फेफड़ों का मुआयना, जिससे सांस की आम आवाज का ना होना या सरगोशी वाली गुफ्तगू शोर वाली सुनाई दे, एबनॉर्मल आवाजें आई हैं। अस्कल्टेशंस कहते हैं कि जब हम स्टेथोस्कोप के जरिए किसी पेशेंट को उसकी छाती पे लगा के स्टेथोस्कोप चेक करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे कानों में जो आवाजें पैदा होती हैं, जो किसी बीमारी को ढूंढने में मदद करती हैं, उसको अस्कल्टेशंस कहते हैं। उस अमल को अस्कल्टेशन कहते हैं। और नमूनिया के पेशेंट में आम तौर पर जो नॉर्मल आवाजें सांस की होती हैं, इसके अलावा एबनॉर्मल जो है वो साउंड हमारे कानों में आएंगी, यानी कि सरगोशियां करना। इसके बाद मैं आपको मिसाल के तौर पर बताऊं, जैसे किसी सूखे पत्ते पर हम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो आवाजें पैदा होंगी, इस तरह की आवाजें, या कोई दो गुब्बारे हम लेके एक दूसरे के साथ रगड़े, इसकी वजह से जिस तरह की जो साउंड पैदा होती हैं, ये यूजुअली इन सिंपल वर्ड्स ये निमोनिया ही की तरफ इशारा करती हैं कि इसकी इसकी सांस में प्रॉब्लम आ रही है और इसको निमोनिया यानी इसकी छाती में रेशा इन्फेक्शन हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है पल्पिटेशन, हाथ के जरिए छाती, हाथों के जरिए छाती का माना, यानी कि छाती को दबाकर हम किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं कि उसमें हार्डनिंग या कोई तरह का इशू है या नहीं है, इसका फैलाव कितना है। इससे छाती के फैलाव का ज्यादा हो जाता है, गुफ्तगू को इतना वाइब्रेशन होती है, यानी कि इसमें हम सांस लेते वक्त हमें पता चल जाता है कि हमारी छाती कितनी खुलती है और कितनी बंद होती है, और अगर हाथ रख के हम देखें तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन भी होगी। इसके अलावा ये इन दोनों चीजों के बाद हमारे पास आ जाएंगी इन्वेस्टिगेशंस, लैब इन्वेस्टिगेशन की किस तरह हम लैब टेस्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे, यानी छाती का एक्सरे करने से हमें पता चलेगा कि इसमें इन्फेक्शन है या नहीं। दूसरे नंबर पर एचआरसीटी, यानी कि छाती की जो सीटी स्कैन है वो करवा के पता चलेगा। उसके बाद ब्लड टेस्ट, यानी कि सीपी, कंप्लीट पिक्चर ब्लड, इसमें हमें पता चलेगा। उसके अलावा स्पुटम फॉर कल्चर, इसमें हमें पता चलेगा कि इसमें इन्फेक्शन है या नहीं। और इसके अलावा आगे हमारे पास आ रहा है प्रिवेंशन, यानी कि इसका बचाव क्या है, इससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमने सिगरेट नोशी से बचना है, सिगरेट को कम इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर सिगरेट नोशी से सांस की नाली में सतह का नुकसान होता है, जिससे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसका धुआं हमारे सांस की नालियों के अंदर जाता है, अंदर जाकर हमारी सांस की नालियों की इंटरनल लेयर यानी कि धुनी सतह को मुतासर करता है, जिसके नतीजे में इन्फेक्शन पैदा होती है जो कि निमोनिया काज कर सकती है। जो तीसरे नंबर पर हमारे पास वैक्सीन का इस्तेमाल, हम वैक्सीन का इस्तेमाल करें। अब आगे आ गया इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट। अगर निमोनिया शदीद ना हो तो इलाज डाल दिया जा सकता है, बशर्ते के मरीज निमोनिया सेहतमंद हो। यानी कि अगर नमूनिया उसको नहीं है, नमूनिया की अलामात हैं, थोड़ा बहुत उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो घर में उसको सर्दी से महफूज रखकर उसको गर्म अशिया कावा वगैरह का इस्तेमाल करवा के या कुछ बुखार वाली अद्वियात दे के उसको महफूज किया जा सकता है। आगे नंबर 2, अगर उसको आराम नहीं आ रहा, उसको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। एंटीबायोटिक इसमें कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि एक फिजिशियन जो है वो सजेस्ट करेगा कौन सी सूटेबल एंटीबायोटिक है कि जो कि इस जरासीम को डेड करेगी, वो इसमें वो इस्तेमाल कराएगा। इसके बाद दर्द और बुखार कम करने के लिए यानी एंटीबायोटिक्स में पैरासिटामोल या ब्रूफिन का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे, मसलन डेक्सामेथासोन, आइसोलेट वगैरह। कफ सिरप का इस्तेमाल करेंगे, आम कफ सिरप भी इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन यूजुअली क्योंकि ये इसकी निमोनिया में सांस की नालियां थोड़ी तंग हो जाती है, उसमें ज्यादातर ब्रोंकोडायलेटर्स कफ सिरप मतलब कि ब्रिटनिन या वेंटोलिन, इस तरह की मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा कफ की वैसे और भी इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा अगर शदीद निमोनिया हो तो उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाएं। ये चौथा अमल, छठा अमल है कि जिसमें अगर आराम ना आ रहा हो तो आपने इसको हॉस्पिटल एडमिट कराना है। अब मैं आपको एक शॉर्ट लफाज में इसकी तारीफ बता देता हूँ कि क्या है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों की सोजिश हो जाती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको हम निमोनिया कहते हैं। ये आम भी हम सुनते रहते हैं, हमारे जो बच्चों की माएँ वो कहती है निमोनिया हो गया, बड़े कहते हैं निमोनिया हो गया, उनको असल में पता
कि निमोनिया चीज क्या है। निमोनिया सिर्फ इन्फेक्शन का नाम है, जिस तरह हमें आम इन्फेक्शन हो जाती है, रेशा हो जाता है, इसी तरह की इन्फेक्शन जो कि हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों को मुतासर करती है, फेफड़ों के निचला सेगमेंट से ज्यादा मुतासर होता है। तो इसमें आगे फेफड़ों की सोजिश को निमोनिया कहते हैं। निमोनिया के आगे 4 अकसाम है, मतलब कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया और इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड निमोनिया। सबसे पहले कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें वो निमोनिया जो हमें हमारी कम्युनिटी की, हमारी माशरे की वजह से हमें एक दूसरे से लग जाता है, इसको हम कम्युनिटी निमोनिया कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि हमें हॉस्पिटल की वजह से लग जाता है। तो इसमें मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जर्म जो है इन्वॉल्व होंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में ग्राम नेगेटिव बैसिलस, सीडोमोनास और इकोलाई जेरासिम इन्वॉल्व होंगे। तीसरे नंबर पर एस्पिरेशन निमोनिया, ओरोफेरेंजियल सेक्रेशन, जो रेशा हमारे मुंह में जमा हो जाएगा, सांस की नाली में जाएगा, तो वो उससे निमोनिया हो जाएगा। पॉइजन और केमिकल्स के अंदाज, इसमें केमिकल भी कर सकते हैं सहूलतकारी इन्फेक्शन के फैलने में। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड निमोनिया, जिसमें हमारा जो कोर मुदाफा डैमेज हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया और फंजाई इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये हमारे पास 4 इसकी इकसाम है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि साइन एंड सिम्टम, इसमें बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, मतली उल्टी हो सकती है, उसके अलावा थकावट हो सकती है और सर्दी लग सकती है। ये इसकी निमोनिया की आम अलामात हैं। इसके अलावा हमारे पास डायग्नोसिस में हमारे पास आ गया है कि इसको हम किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो स्टेथोस्कोप की वजह से हम जिसको सुनते हैं उसको हम ऑस्कल्टेशन कहते हैं, उसकी वजह से हम एबनॉर्मल साउंड अगर आ रही है तो वो मे बी निमोनिया ही काजकारी हो, हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है पैल्पेशन, हाथ की मदद से हम उसकी छाती का फैलाव और उसका सुकड़ना देख सकते हैं किस तरह होता है, और साथ में अगर वाइब्रेशन हो रही हो चेस्ट में तो वो भी निमोनिया ही की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कि इन्वेस्टिगेशन, जिसमें चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, चेस्ट सीटी स्कैन करवा सकते हैं, इसके अलावा ब्लड सीपी करवा सकते हैं और स्पुटम कल्चर करवा के हम निमोनिया डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इससे बचाव कैसे हासिल कर सकते हैं। प्रिवेंशन, सिगरेट नोशी सबसे पहले कम करें। दूसरे नंबर सिगरेट नोशी हमारी सांस की नाली को मुतासर करती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया उसमें मलावर हो जाते हैं और इन्फेक्शन काज करते हैं, जिसकी वजह से निमोनिया बनता है। इसके अलावा वैक्सीन का इस्तेमाल, ये इसका बचाव है। आगे इलाज, जैसे मैंने आपको बताया कि निमोनिया के इलाज में एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, बच्चों में यानी ब्रूफिन का सिरप, पैरासीटामोल का सिरप, कालपोल, पैनाडॉल, कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा खांसी का सिरप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ब्रेडनिल, वेंटोलिन वगैरह इस्तेमाल होता है, और भी बहुत से कफ सिरप में जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सांस को बेहतर करते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकार्टिसोन वगैरह। इसके अलावा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है, जैसे कि सिफिक्साम हो गया, जाइनासेफ हो गया, वेलोसेफ हो गया, अल्बिंडल हो गया, क्लैरिसिड हो गया। इनमें इंजेक्शन और सारा कुछ इसमें अवेलेबल है, सिरप और टैबलेट्स वगैरह। इसके अलावा हम नेबुलाइजेशन भी कर सकते हैं ताकि सांस की बहाली को मजीद मुमकिन बनाया जा सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ये फर्ज है कि हम आगाही पैदा करें निमोनिया के बारे में, माशरे में सबको बताएं कि निमोनिया को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और सर्दी में बच्चों को, बड़ों को सर्दी से महफूज रखें, कंबल में ढांप के रखें, और सर्दी से बचाएं, अच्छे जर्सी स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करें, और खाने पीने में तकरीबन ठंडी चाय का इस्तेमाल ना करें, ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा कहवा, जिसमें शहद, काली इलायची और दालचीनी वगैरह डालकर उसका इस्तेमाल करवाया जाए, चाय से परहेज किया जाए। ये सारी जो चीजें हैं, सिगरेट नोशी खास तौर पर बड़े लोग इसमें कमी करें ताकि आपके लंग्स जो है ज्यादा मुतासर ना हो। तो ये सब चीजें इसके बचाव में चीजें शामिल हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है वो इसी तरह से हम इलाज करते हैं। अगर पेशेंट को ज्यादा सीरियस हो तो उसको हॉस्पिटलाइज करा दिया जाता है ताकि उसका मजीद बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और इलाज किया जा सके। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। थोड़ा लेंथी हो जाता है, कोशिश करता हूँ कि जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन समझाते समझाते थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करें कि कम टाइम में मुकम्मल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई इसमें कमी पेशी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल, मेरा चैनल है, काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।